नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। देखिए दोस्तों, 1 मई 2017 से द रियल एस्टेट एक्ट लागू हो गया है, जिसे आमतौर पर रेरा भी कहा जाता है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये एक्ट आने से एक आम व्यक्ति का जो बिल्डर के पास बुकिंग करवाता है घर खरीदने के लिए, उसको कैसे ये एक्ट पावर प्रदान करेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेरा एक्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या है, मेन पॉइंट्स क्या क्या है जो कि आपको और एक आम व्यक्ति को जिसने घर अपना बुक किया है बिल्डर के यहाँ पर, उसे पता ही होने चाहिए। रेरा एक सेंट्रल एक्ट है, पर जो जमीन है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है, और हमारा संविधान ये अलाउ करता है कि जब स्टेट के सब्जेक्ट को तो उस एक्ट से रिलेटेड जो नियम है वो राज्य सरकार अपने हिसाब से बना सकता है। रेरा एक सेंट्रल एक्ट है, परंतु हर राज्य में इसका कुछ ऑपरेशनल नियम अपनी मर्जी से बना सकता है। कुछ राज्यों ने बनाना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा हर राज्य को एक रेगुलेटर एक्ट बनाना होगा, जो कि बिल्डर या बायर के बीच में डिस्प्यूट है या फिर उस राज्य की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। कुछ राज्य ने रेगुलेटर बना दिया है, कुछ राज्यों ने नहीं बनाया है। जो सेंट्रल एक्ट है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला बेनिफिट किसी बायर को ये होगा कि जब वो घर खरीदने जाता है तो बिल्डर उसको सुपर बिल्डअप एरिया पर घर बेचता है। सुपर बिल्डअप एरिया में कॉमन एरिया, सिद्धियान, बैल्कनी सब कुछ शामिल हो जाता है, पर एक्चुअली में घर जब उसके हाथ में आता है तो उसे पता चलता है कि जो एक्चुअल कारपेट एरिया है, मतलब जितना घर के अंदर है जिस पे कारपेट बिछाई जा सकती है, सरल भाषा में यानी दीवारों के अंदर के एरिया, वो बहुत ही कम होता है। इस एक्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि बिल्डर अब सिर्फ कारपेट एरिया पर ही फ्लैट को बेच सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस एक्ट के तहत। दूसरा एक बड़ा फायदा ये है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिल्डर ने जो नेसेसरी क्लियरेंसेस जो लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट बॉडीज से और अथॉरिटीज से, वो नहीं ली होती है, और वो फ्लैट को और प्रोजेक्ट को बेचना पहले से ही शुरू कर देता है। तो ये एक्ट इस चीज़ को अनिवार्य करता है कि तब तक बिल्डर अपने फ्लैट्स को बेचना स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसने सारी नेसेसरी क्लियरेंसेस जो भी उसने जितने भी बॉडीज से लेना था वो ना की हो, क्योंकि नॉर्मल इंसान को इतना पता नहीं होता है कि क्या क्या क्लियरेंसेस बिल्डर को लेनी चाहिए थी, क्या उसने ली है या फिर उसने नहीं ली है। उस एक्ट का छोटा सा ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि इन सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस में काफ़ी डिले हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि अगर किसी बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट से संबंधित उसने बुकिंग शुरू की है, तो वहाँ सेल हो रहा है या उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ये एक्ट कहता है कि हर बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा उसके लिए बिल्डर को एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें ही पैसा जमा करना होगा, और कम से कम 70% पैसा उसमें जमा करना ही पड़ेगा। उस अकाउंट से अगर पैसा निकालना है तो उस बिल्डर ने जो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा है उसी को निकालना पड़ेगा। उनके सर्टिफिकेट के बाद ही वो पैसा निकाल सकता है, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। कि क्या कंस्ट्रक्शन स्टेज है प्रोजेक्ट की और कितना पैसा वो निकाल सकता है, तो डेफिनेटली अच्छा कंट्रोल उस चीज़ पे रहेगा। और जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा किया जा रहा है वो पैसा उसी प्रोजेक्ट के लिए लग सकता है। वो पैसा बिल्डर डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता है वो। इससे आपके प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद जब पोजेशन आपको मिल जाता है, उसके बाद 5 साल तक अगर आपको कोई क्वालिटी डिफेक्ट या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिखाई देता है तो आप अपनी शिकायत बिल्डर को जाकर कर सकते हैं, और बिल्डर को 30 दिनों के अंदर वो कंप्लेन एड्रेस करनी होगी। तो ये भी एक एक्ट के अंदर एक प्रावधान है जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि बिल्डर अच्छी क्वालिटी से चीज़ बनाए और जो उसने टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्डिंग के बारे में लिख के दी है वो पूरी करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये जो रेलेवेंट सेक्शन है उसका वायलेशन माना जाएगा, और इस एक्ट की पेनल्टी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। पांचवा बेनिफिट जो इस एक्ट के माध्यम से मिलने वाला है वो ये है कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देता है, मैं इतने फ्लोर बनाऊंगा, इतने फ्लोर पे इतना फ्लैट बनाऊंगा, ये ड्राइंग रूम का साइज़ होगा, ये किचन का साइज़ होगा, इसके अंदर ये साइज़ होगा। टावर फालतू बना दिया, फ्लोर फालतू बना दिया, साइज़ छोटा कर दिया।
स्टेयर्स के साइज बढ़ा दिए, मतलब पहले वो स्पेसिफिकेशंस अपनी मर्जी से चेंज करता रहता है। ये एक्ट ये प्रोविजन देता है कि बिल्डर को अगर कोई भी स्पेसिफिकेशंस में चेंज करना हो तो उसे 2/3 जो बायर्स है, अलॉटीज है, उनकी राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस चेंज कर सकता है। तो वो अपनी मर्जी से मनमानी चेंज नहीं कर सकता जैसे वो पहले करता था। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट से पहले बिल्डर को प्रोजेक्ट रेरा के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और हर ब्रोक्योर पे होगा उस प्रोजेक्ट का, उसमें वो मेंशन करना पड़ेगा। यानी आप बुकिंग करने जा रहे हो तो प्रोजेक्ट की तब तक देख सकते हो जब तक उस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है या नहीं है। 7 पॉइंट ये है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि हमने किसी भी बिल्डर के यहाँ बुकिंग करवा दी, उसमें वादा किया कि मैं इस साल इस महीने में पोजीशन आपको डिलीवर कर दूंगा, पर उसने प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं किया। अगर बायर से डिले हो जाता है तो वो बिल्डर उस पर हैवी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, पर बिल्डर अगर डिले करता है तो वो कुछ कानूनी क्लॉज बता के उस पेनल्टी को पूरी तरह अवॉइड कर देता है, तो वो बहुत नॉमिनल पेनल्टी हो जाती है। पर रेरा एक्ट इस मामले में स्ट्रिक्ट है। अगर बिल्डर ने टाइमली फ्लैट डिलीवर नहीं किया जो उसने एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कहा था, तो जो SBI का MCLR है उस पर 2% मार्जिन और ऐड कर दिया जाएगा। उतनी पेनल्टी उसको आपको देनी पड़ेगी। अगर आप चाहे तो आपका पैसा विद इंटरेस्ट उसको रिफंड भी करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमारे हितों की रक्षा करती है और बिल्डर पे ये प्रेशर क्रिएट करता है कि वो प्रॉमिस टाइम पर ही अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी करे। 8th इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये है कि अभी तक बिल्डर 15% या 20% पैसे ले लेता है और तब तक भी एग्रीमेंट टू सेल या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है। कहते हैं कि 15% दो, 20% दो, तब साइन करेंगे। तो ये एक्ट कहता है कि मैक्सिमम एडवांस जो बिल्डर ले सकता है बिना एग्रीमेंट टू सेल करे वो है 10%। 10% से ज़्यादा अगर उसने लिया है तो उसे रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो फर्दर पैसे आपसे डिमांड कर सकता है। 9th प्रोविजन, आपने कई बार देखा होगा कि बिल्डर जो सोसाइटी बनाता है किसी धर्म के लिए या किसी जाति विशेष के लिए बनाता है, वो कहते हैं कि वही धर्म और वही जाति के लोग पर ये रह सकते हैं। तो ये एक्ट मना करता है कि ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्डर नहीं कर सकता कास्ट के बेसिस पे। 10th पॉइंट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है। मन में सवाल ये भी आता है कि क्या इस एक्ट के सारे प्रोविजन जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वो इस एक्ट से पहले से ही बैन हो रहे थे, लॉन्च हो चुके थे या आधे बैन हो चुके थे, उन पे ये लागू होगा या नहीं होगा, ये नियम ये शर्तें उन पे लागू होंगे या नहीं होंगे। तो सेंट्रल एक्ट तो ये कहता है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे भी ये प्रोविजन लागू होगा और उन्हें भी ये सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा। 2017 से पहले जिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था वो सब इसके अंतर्गत आने चाहिए। 11 पॉइंट ये है कि इस एक्ट के बाद अगर बायर को या बिल्डर झगड़ा हो जाता है किसी बात पे, तो हर स्टेट में गृह राज्य ने रेगुलेटरी बोर्ड्स और एट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक्ट के मुताबिक जब आप बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत दाखिल करेंगे तो आपकी शिकायत मिलने के 120 दिन के अंदर यानी 4 महीने में आपकी शिकायत को निपटारा किया जाएगा। तो यही थे सारे इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें और आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे। थैंक यू।